नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक के बाद एक नए फैसले ले रहे हैं, जिसका सीधा सरोकार जनता से जुड़ा है। चाहे वो भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात हो या फिर जनता से जुड़े सरोकार की बात हो। इसका जीता जागता उदाहरण सीएम धामी आरटीओ दिनेश पठाई और आईएएस रामविलास यादव को सस्पेंड करके दे चुके हैं। अब धामी ने कर्ज में डूबे उत्तराखंड को राहत देने का मन बना लिया है, जिसके लिए धाकड़ धामी ने धाकड़ फैसले लेते हुए और फिजूल खर्चे पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि देहरादून में होने वाली सभी सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन अब प्राइवेट होटल और निजी स्थानों के बजाय सीएम कैंप ऑफिस के मुख्य सेवक सदन में किया जाएगा। ऐसी ही व्यवस्था और कार्यप्रणाली अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी। आपको बता दें कि धाकड़ धामी के इस फैसले को आर्थिक अनुशासन की ओर बढ़ते कदम की तरह देखा जा रहा है और इस संबंध में सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया है। गौर हो कि रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त उत्तराखंड का करीब 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और सीएम धामी के मुताबिक ये कदम सरकारी फिजूल खर्ची को रोकने के लिए उठाया गया है। एक तरफ जहां बीजेपी सीएम धामी के इस फैसले की तारीफ करती नहीं थक रही, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी का ये फैसला कांग्रेस को भी रास आ रहा है। कांग्रेस सीएम धामी के इस फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारियों को वीआईपी कल्चर की आदत पड़ चुकी है। अगर सीएम का ये फैसला अधिकारी मान ले तो वाकई धामी का ये फैसला बहुत अच्छा है। अब सीएम धामी का ये प्रयास कितना सफल होगा और अधिकारी इसमें कितना साथ देंगे, इस फैसले से कर्ज में डूबे उत्तराखंड को कितनी राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जब से हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की सरकार का दायित्व संभाला है और जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार रही है, जनता पार्टी का हमारी सरकार का सिद्धांत रहा है कि हमेशा जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पे कार्य किया जाए। साथ ही सरकार जो मितव्ययिता के सिद्धांत पर कार्य करने का आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किया है, उसके लिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं और मुख्यमंत्री संभाला है, लगातार दिशा में कार्य कर रहे हैं और जिस उन्होंने जो आदेश किया है, निश्चित रूप से प्रदेश की प्रगति के लिए जिस प्रकार से जो अव्यय हुआ करता था पूर्व में, उस पर एक नियंत्रण होगा और इससे हमारे प्रदेश के विकास में एक नई दिशा इससे मिलेगी और सरकार का जो अनावश्यक रूप से जो व्यय होता था उसमें निश्चित रूप से बचत होगी। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये जो बात वो कह रहे हैं अगर ये धरातल पर उतरे तो तब उसके बाद ये कहा जा सकता है, लेकिन इसको धरातल पर मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है उतरना, क्योंकि अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि अधिकारियों को 5 स्टार कल्चर ज़्यादा भाता है, इसलिए वो कोई भी इस तरह के कार्यक्रम ऐसे सरकारी उसमें नहीं करना चाहते हैं ताकि वहाँ पर उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है जिन सुविधाओं के वो आदी हो गए। लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री जी ने एक कदम उठाया तो निश्चित तौर पर अगर धरातल पर ये अगर उतरता है, ये योजना उतरती है जो उन्होंने बात कही है, तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। अगर धामी जी सचमुच उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मितव्ययता लाना चाहते हैं, फिजूल खर्ची समाप्त करना चाहते हैं, तो ये उदाहरण खुद से पेश करना चाहिए बजाय कि उपदेश देने के। उपदेश तो कोई भी दे सकता है, लेकिन पहले खुद आचरण करना चाहिए, फिर दूसरे से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो सुधरेगा। क्यों अब इसकी बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, आप लोकायुक्त तो बना रहे हैं, ज़्यादा आरोप तो मंत्रियों पर लगते हैं जो सत्ता में होते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर लग रहे हैं, आप और भी लग रहे हैं, कई मंत्रियों पर लग रहे हैं। तो अगर लोकायुक्त होता तो फिर किसी पर भी छींटे नहीं आते, न मंत्री पे आते न नौकरशाहों पर आते, ये बात होती है। वही फिजूल खर्ची की बात आप करें, सब बाहर मत हो तो सब फिजूल खर्ची तो पहले सरकार अपनी फिजूल खर्ची रोके। मुख्यमंत्री के कार्यालय का उनके स्टाफ का जो खर्च है, जो मंत्रियों पर जो अंधाधुंध खर्च हो रहा है, जो विधायकों पर हो रहा है, हर साल उनके सैलरी बढ़ जाती है, उनके भत्ते बढ़ रहे हैं, उनके विधायक निधियाँ बढ़ रही हैं,
इनको कम करिए, तब जाके होगा। आप अफसरों को, छोटे अफसरों को बोलेंगे, लेकिन जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, उनके जो बड़े बड़े दौरे हैं, जो विदेश दौरे हो रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो मंत्री या मुख्यमंत्री उस जगह दिन रात जो है हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, इन चीज़ों पर भी खर्चे करो ना। वो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री के दफ्तरों पर, उनकी बात करो। आप वरना भाषण दे के वाई लुटवाने के लिए साहब का आज हमने कह दिया है कि आप बाहर होटलों में मत करो, अपने घर दफ्तरों में करो। कह दिया साहब कि किसी को, एक छोटे कर्मचारी को ट्रैप कर। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं, राजेंद्र शाह जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और दिनेश शक्ति त्रिखा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। अब धामी सरकार ने यह फैसला लिया है कि फिजूल खर्ची को पूरे तरीके से रोक दिया जाएगा। ठीक भाई। संजय वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेंद्र शाह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। सीएम धामी ने ये जो फैसला लिया है कि फिजूल खर्ची पर पूरे तरीके से रोक लगेगी, क्योंकि उत्तराखंड काफी कर्ज में डूबा हुआ है। अब इस पर कांग्रेस भी इस पूरी जो ये फैसला है इसको सराहना कर रही है इस फैसले की, लेकिन कुछ अहम बातें कांग्रेस की ओर से कही जा रही है जिन पर ध्यान रखना चाहिए सरकार को। आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए मुस्कान जी, कहना बड़ा आसान है, इस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। एक लाइन में कह रखा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अब कितना जीरो टॉलरेंस है ये तमाम प्रदेश जानता है। अब 75,000 करोड़ के कर्जे में डूबने के बाद अगर धामी जी को याद आई है, भाजपा के लोगों को याद आई है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, कोई भी योजना शुरू करने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। और ईमानदारी अगर मुख्यमंत्री के यहाँ से शुरू हो, मंत्रिमंडल से शुरू हो, विधायकों से शुरू हो, तो निश्चित तौर पर अधिकारी उसका पालन करेंगे। अब ये जो कहा जा रहा है, जो पिछले लगातार साल से जो पूरी नौकरशाही जो बेलगाम है, अब कितना उसको आप लगाम लगा पाओगे, कितना आप धरातल पर इसे उतार पाओगे, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर कर पाए तो निश्चित तौर पर ठीक है, अच्छी बात है अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन ये छोटे काम है, आप बड़े काम भी कीजिए ना। जहां बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है उन पर ध्यान दीजिए ना। अब हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उस पर कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, संजीव वर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वर्मा साहब, आवाज मिल पा रही है? जी। राजेंद्र शाह जी कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये फैसला है, ये काफी अहम फैसला है, सराहनीय है और कांग्रेस इसको सराह भी रही है। लेकिन सबसे अहम उनकी बात कही है जो वो कह रहे हैं कि जरा हेलीकॉप्टर पर भी ध्यान दे लीजिए, बहुत जगह घूम रहे हैं। मुस्कान जी, देखिए, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हम विक्रेता को बढ़ावा दें और सरकार के जो आय के साधन है उनको भी बढ़ाएं, ताकि जो हमारी केंद्र से फंड्स के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो भी कम से कम हो। जितना हमारा उत्तराखंड राज्य के ऊपर जितना कर्ज है, उस कर्ज को 1% भी आगे बढ़ाया ना जाए, बल्कि जितना कर्ज है उसको धीरे धीरे करके हम कम करें, ताकि उत्तराखंड पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर कुछ बड़े महत्वपूर्ण से निर्णय लिए गए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी आयोजन होंगे वो सभी होटल्स में और निजी संस्थानों पर ना होकर, जिसमें सरकारी धन की फिजूल खर्ची होती है, उसको रोकने के लिए सभी सरकारी आयोजन मुख्य सेवक सदन में आयोजित करने का उन्होंने बात कही। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो कही, वो जितने भी हमारे विधायक, उनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें कमी करने और
उन सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके जो पेंशन भत्ते हैं उनमें कमी करने की उन्होंने एक बात कही। उन्होंने साथ ही जितने भी हमारे वाहनों का एक दुरुपयोग होता है, क्योंकि एक-एक मंत्री के पास कई-कई विभाग होते हैं और कई-कई विभागों की गाड़ियां होती हैं। तो एक बहुत स्पष्ट मंतव्य, स्पष्ट सोच रखते हुए कि हम ये प्रदेश हमारा है और हम अपने प्रदेश को कैसे व्यय के बोझ को हम कम से कम करें, आय की जो हमारे संसाधन हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो जो मैं वाहन की बात कर रहा था, एक-एक अधिकारी के पास और मंत्री के पास कई-कई सारे विभाग होते हैं, तो किसी भी एक विभाग की गाड़ी को वो इस्तेमाल करें और अन्य जितने भी विभागों की गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मना कर दें, ताकि उनका उपयोग अन्यत्र हो सके और व्यय को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकें। ठीक है। त्रिखा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो धामी सरकार ने ये फैसला लिया है, सीएम धामी ने ये फैसला लिया है, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि धामी जी ने फैसला लिया है, बड़ा अच्छा फैसला है और इस फैसले को पिछली सरकारों को भी लेना चाहिए। किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आई। आपको मालूम होगा, आज जिस वक्त उत्तराखंड बना था उस वक्त हमने सबसे पहले ये बात उठाई थी, हमने एडिटोरियल में लिखी थी। जो मंत्री है उस मंत्री सरकार का मंत्री है, सरकार का कैबिनेट मंत्री है, उसको सरकार की तरफ से एक ही गाड़ी अलाउ करनी चाहिए। जैसे कि वर्मा जी ने अभी कहा, उसको एक ही गाड़ी अलाउ करना चाहिए। किसी विभाग को, किसी भी मंत्री को या सेक्रेटरी को अलग गाड़ी अलॉट नहीं की जाए। ये मुख्यमंत्री के दायित्व है, मुख्यमंत्री के आदेश पर चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक मंत्री के पास या एक ब्यूरोक्रेट के पास 8 अगर विभाग है, तो 8 में से शायद उनकी हर गाड़ी उनके घर के आगे या उनकी फैमिली को ढोने में लगी रहती है। ये एक फजूल खर्च है। इस खर्च को सबसे पहले खत्म करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। नंबर दूसरी बात ये, जैसा कि शायद ने कहा कि बातें करने में और लागू करने में बड़ा फर्क है। इसके लिए सबसे पहले ये है कि इन सबको, मंत्रियों को भी, संसदीयों को भी और हमारे ब्यूरोक्रेट को भी एक मत होकर ये बात कसम खानी चाहिए कि हम फालतू खर्च नहीं करेंगे, फालतू गाड़ियों को यूज नहीं करेंगे, डीजल पेट्रोल का खर्च नहीं करेंगे। हम अपने प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, इसके उतारने का हम काम करेंगे। ये छोटे छोटे काम जो है ना, होटल के अंदर खाना नहीं तो खाएंगे या होटल के अंदर हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, ये कई बार हो चुका। हमें है होटल के नाम से होटल में खाना नहीं होता, होटल में प्रोग्राम नहीं होते, लेकिन अरेंज इस तरीके से किए जाते हैं कि वो करना वही पड़ता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट को एक छोटी दुकान के ऊपर चाय पीने में शर्म आती है, उनके 5 स्टार होटल में खाना खाने में मजा आता है। इसीलिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल लेते हैं जो ब्यूरोक्रेट भी वो उस काम को करते हैं, जो भी नहीं होना चाहिए था। नंबर एक, इसके अलावा कई बड़े काम है, उन अगर ये लोग लगाते हैं या हमारे सूचना सचिव जी विनोद कुमार कभी भी थोड़ा स्ट्रोंग हो जाते हैं। जो बड़े बड़े काम है, इन बड़े कामों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो मैं कहता हूँ एक ही विभाग से कम 25,000 करोड़ रुपया बच सकता है। अगर विनोद कुमार जी और मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर ध्यान दे तो मेरा दावा है कि एक साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपया एक ही विभाग से बच सकता है। ये गाड़ियों से या इससे फंक्शन से, इससे बड़ा छोटा अमाउंट बचता है, उससे बड़ा बचता है। जैसे आय के साधन बनाने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जब तक हमारी आयत नहीं अच्छी नहीं होगी तो हम खर्चा कहाँ से करेंगे। ये पुरानी कहावत है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये नहीं होना चाहिए। आमदनी के हिसाब से खर्चा होना चाहिए और ये अच्छा बात है कि उन्होंने बात की। नंबर दूसरी बात, मैं शादी से ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो सर्व समिति की कमेटी बनाई है, समिति बनाई है, इस सर्व समिति के जितने भी नेता हैं
जितने भी अध्यक्ष हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, प्लीज सब उसके लिए भाजपा के भी नेता को शामिल किया जाए। और उसके लिए ये होना चाहिए कि सारे के सारे 5-10 नेता जो मिलकर विपक्ष में बैठकर गांधी से बात करें कि इसको हम सबको मिलकर कर्जा उतारना है। ये सरकार का कर्जा नहीं है, ये हमारे नेताजी का सबसे छोटा राज्य है, 13 जिले हैं इसके अंदर। इस सब की जनता को भी सोचना चाहिए, दुरुपयोग को भी सोचना चाहिए, मंत्रियों को भी सोचना चाहिए, विधायकों को भी सोचना चाहिए कि हमें कम से कम अपने ऊपर फजूल खर्च करना नहीं है। नंबर दूसरी बात, पंजाब के अंदर आम आदमी सरकार बनी, दूसरी डिबेट के अंदर मैं उस डिबेट में शामिल था। दूसरी डिबेट के अंदर धामी जी ने अपने सारे विधायकों को, मंत्रियों को, सारी जितनी भी पेंशन थी पुरानी, जितनी भी 10 साल से 15 साल से जो उनको पेंशन मिलती, वो सारी बंद कर दी। तो इनको करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यही चीज अगर धामी जी लागू कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, तो बड़ा फायदा होगा, सरकार का कर्जा उतरेगा और जनता के ऊपर जो कर्जा है वो कम होगा और महंगाई पर भी असर पड़ेगा। तो आपके भाजपा के ये बड़े नेता थे, सांसद हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा आज से 1 महीना पहले अपनी तनख्वाह, अपनी पेंशन सारी उन्होंने छोड़ दी कि मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे मेरा बनी की पेंशन को इसको मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे पैसा चाहिए। ऐसा काम उत्तराखंड में भी, वो भी भाजपा का नेता है, उसको उत्तराखंड में भी भाजपा के नेताओं को इस बात को पहल करनी चाहिए और शुरुआत करें। तो मेरा अपना मानना, अपनी सोच है कि करोड़ रुपया तो इसी से बच जाएगा और कम से कम 25% विधायकों की पेंशन रोकने से आपका 75,000 रुपये से यही मेरी अपनी सोच है, समझ है। हो सकता है हमारे वर्मा जी बैठे हैं, समझदार आदमी हैं, राजेंद्र शाह जी है, ये भी इसके ऊपर कदम उठाए। अपनी जो विपक्ष की इन्होंने समिति बनाई है उसको साथ ले और इस बात को उठाए कि जितने विधायक हैं इनको पेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। 5 साल अगर वो काम करते तो उनको भत्ता और उनको तनख्वाह मिलती है। ये बात है मुस्कान जी, इनको ये सोचना चाहिए। ठीक है त्रिखा साहब। राजेंद्र शाह जी, त्रिखा साहब की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत अहम बातें बोली है। अगर ये कर ले सरकार तो जितना कर्जा है उत्तराखंड पर, मुझे लगता है कि वो लगभग हम आधे से ज्यादा कर्जा तो उतार ही देंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड का विकास है वो पूरे तरीके से शुरू हो पाएगा। देखिए मुस्कान जी, कर्जा 2017 तक 35,000 करोड़ था और 2017 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें 5 साल जो है 6.5 साल का ये अंतरिम सरकार थी, 1.5 साल की तो भाजपा की रही है। और 17 के बाद आज 22 में जो है ये जस्ट डबल से ज्यादा हो गया है, जो बहुत चिंतनीय है इस छोटे से राज्य। निश्चित तौर पर अभी हमारे साथी सहयोगी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी चिंता से अपने आप को भी जोड़ता हूँ। और ये राज्य भी सिर्फ विकास के लिए बनाया गया था, ये इसलिए इन्हें बनाया गया था कि 22 विधानसभा की 70 हो जाएंगे, कुछ विधायक बढ़ जाएंगे, कुछ मंत्री हमें अपने आप देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि जो विकास की किरण जो है वो 17-18 करोड़ के सूबे उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड तक नहीं पहुंच पा रही थी पूरी तरह से, इसलिए हम लोगों ने ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण माताओं बहनों ने, पूर्व सैनिकों ने, नौजवानों ने, कर्मचारियों ने मिलकर किया था। और इस मैं कहना चाहता हूं कि इस राज्य के निर्माण में 2 राज्य और बने, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि इसमें कोई राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये जन आंदोलन था, जनता के आगे झुकने के बाद ही इस राज्य का निर्माण हुआ है। और आज मैं समझता हूं जनता की भी ये बहुत जरूरी, जनता को भी जो है वो तमाम बातें याद करते हुए कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग भी सड़कों पर उतरकर इस बात को कहें कि जो कर्जा हुआ ये कर्जा कैसे कम होगा। और जो बातें कही जा रही हैं, इससे पहले खंडूड़ी जी जब मुख्यमंत्री थे, माननीय खंडूड़ी जी, उस समय भी ये योजना शुरू हुई थी। मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ, लेकिन कितनी वो धरातल पर उतरी सब लोग जानते कि किस तरह से अधिकारी नाराज हुए। और आज भी स्थिति ये है कि धामी जी अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कठोरता से करें। देखिए अधिकारी, जो भी अधिकारी है, अधिकारी के यहाँ मैं कहना चाहता हूँ मुस्कान जी, 4-4, 5-5 गाड़ियां, और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो गाड़ियां जो है उनके घर के काम ज्यादा आती हैं। कहीं जरूरी काम हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर
2 गाड़ियां आपके घर में खड़ी हैं, 2 गाड़ियां आपके ऑफिस में खड़ी हैं, उन गाड़ियों का ड्राइवर का खर्चा है, वो गाड़ियां चली रही हैं, फ्यूल उसमें डली रहा है, मेंटेनेंस हो ही रही है उसकी। तो ये छोटे छोटे खर्चे जो है इन्हें भी कम करना बहुत जरूरी है, और ये ईमानदारी से होना चाहिए। देखिए, अब आप कहें कि हम सरकारी जो कार्यक्रम है वो अपने उसमें करेंगे, लेकिन पता लगा कि कहीं आपने खाना फिर वही जो है 2000 और 2200 की प्लेट मंगवा दी, तो क्या होगा उससे? ये छोटी छोटी चीजें तय करनी होंगी धामी जी को, और बहुत जरूरी है। देखिए, कर्जा बढ़ता जा रहा है, छोटा राज्य है, आर्थिक इनकम हमारी कोई ज्यादा बढ़ नहीं रही है, आर्थिक इनकम के स्रोत हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो हमें वहां से मिलता था जीएसटी में, पहले ही 500 करोड़ का हमें लॉस हो गया है। अब डबल इंजन की सरकार कही गई थी, तो मेरा क्या कहना था कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो कम से कम जो ग्रीन बोनस के रूप में हमें कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। पानी सारा जा रहा है, पानी जो है दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पानी जो है, जिस राज्य से पानी जा रहा है उसको कुछ मिल नहीं रहा है, और राज्य जो है पानी पर अपना पैसा भी ले रहे हैं, अपना सौदेबाजी भी कर रहे हैं। बिजली हम बना रहे हैं, बिजली बना के हमने दी है, विस्थापित पूरा उत्तराखंड के लोगों ने विस्थापित की मार झेली है। आज भी 12.5% ऊपर बिजली हमें टिहरी बांध से नहीं मिल पा रही है। 2200 मेगावाट की बिजली हम बना के दे रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और निश्चित तौर पर धामी जी नौजवान है, युवा है, अगर कुछ करना चाहते हैं, धरातल पर कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता उन्हें याद रखेगी। ठीक है संजीव वर्मा जी, राजेंद्र शाह जी और उत्रिका साहब दोनों ने एक बात बोली है, और ये बात बहुत अहम है। 2 बातें इसमें सबसे अहम है। एक तो जितने भी मंत्री हैं या फिर विधायक जिनको विभाग दिए जाते हैं, तो उनके घर पे, उनके घर के सामने 7-7, 8-8 गाड़ियां खड़ी होती है। उस गाड़ी को एक कर देना चाहिए। जब पूरे देश में बीजेपी की ये रणनीति है, पूरे देश में एक देश एक कानून लाया जाता है, तो आखिर एक विधायक एक पेंशन, या फिर आप कहते हैं कि एक मंत्री एक गाड़ी क्यों नहीं रखा जा सकता? इस तरीके की चीजें क्यों नहीं? अगर ये चीजें होंगी तो और ज्यादा खर्चा जो है वो सरकार का वो कम होगा। जी मुस्कान जी, निश्चित ही आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और अपने बड़े भाई श्रीमान तिरखा जी ने जो सजेशन दिए, और मेरे बड़े भाई राजेंद्र शाह जी ने भी जो उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जो सजेशन दिए, सरकार सभी के जो एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सजेशन है उनको उत्तराखंड के हितों में जो भी काम आ सकते हैं उन सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। उन सभी के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करने का भी काम हमारी सरकार लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। और जिस तरह से आपने भी कहा कि एक एक विभाग के कई कई गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, और उन गाड़ियों का केवल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक तरह से मैं इसको दुरुपयोग कहूंगा कि यदि किसी भी गाड़ी का उपयोग उनके परिवार के लोग अपने निजी कार्यों के लिए कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ये एक दुरुपयोग है। और इस दुरुपयोग के ऊपर भी सरकार का लगातार एक जबरदस्त अंकुश सरकार लगाने जा रही है। और सरकार ने कहा भी है कि किसी भी एक विभाग की आप गाड़ी लें और अन्य सभी विभागों की गाड़ियों को आप सरेंडर करें, ताकि हमारा तेल बचे, हमारे वेतन बचे, हमारी अन्य चीजों के जितने भी अनावश्यक खर्चे हैं उन सभी खर्चों में हम लोग कटौती कर पाए, और जो अपव्यय है उस अपव्यय को पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर पाए। और जिस तरह से आय को बढ़ाने की बात है, तो 13 जिले 13 डेस्टिनेशन पर सरकार लगातार बहुत तेजी से काम कर रही है। हम टूरिज्म को बढ़ाने के दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हम स्वरोजगार की दिशा में बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मत्स्य परियोजना, मत्स्य पालन की परियोजना, सोलर की परियोजना, होम स्टे परियोजना और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जितने भी साधन संसाधन हैं उनके ऊपर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। पन बिजली परियोजनाओं से हम उत्तराखंड की आय को बहुत तेजी के साथ और कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और उसमें खनन हो गया, उसमें आबकारी हो गया, और उसमें टूरिज्म हो गया, उसमें पन बिजली परियोजना हो गया, उसमें सोलर हो गया।
उसमें स्वरोजगार के साधन हो गए, उसमें जो हमारी इस बार की चारधाम यात्रा है उसमें 25 लाख से अधिक श्रद्धालु इस बार मात्र एक महीने के बहुत एक शॉर्ट पीरियड में उत्तराखंड आए, तो उससे एक बड़ी आर्थिकी का एक बड़ा योगदान और जो टैक्स के रूप में भी और अन्य कई रूप में उत्तराखंड की आर्थिकी को और ज्यादा सुदृढ़ करने में उसका पूरा एक योगदान मिलता है। तो मैं सोचता हूँ आने वाला जो समय है उत्तराखंड को हमने सशक्त करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और जो एक लगभग अभी तक 15,000 करोड़ के आसपास की उत्तराखंड की आय के संसाधन हैं, उन आय के संसाधनों को हम आगे और ज्यादा बढ़ाएंगे। हम हमारे जो केंद्र से हम लोग लोन लेते हैं या अन्य जो भी हम पैसा लेते हैं उसकी निर्भरता को हम धीरे धीरे करके कम करेंगे। जो विगत का जितना हम लोगों ने कर्ज लिया है उस पर जितना वो हमारा एक ब्याज का एक अनावश्यक बोझ भी उत्तराखंड के ऊपर पड़ता है, उस ब्याज के बोझ को भी हमारी सरकार धीरे धीरे करके पूरी तरह से लगभग समाप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक ये तमाम बातें आपकी एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक बात की ओर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगी। अभी राजेंद्र शाह जी ने भी कहा उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन इस ऊर्जा प्रदेश की जो ऊर्जा है, जो बिजली है, वो उत्तराखंड खुद ही पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसका कारण समझना चाहूंगी आपसे। मुस्कान जी देखिएगा, जैसे जिस समय टिहरी झील बनी थी, टिहरी डैम बना था, उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अविभाजित था और उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। और जिस समय दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि बड़ा शहर उत्तर प्रदेश के पास था और एक छोटा शहर उत्तराखंड को मिला, और जिस प्रकार अभी विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगी नाथ जी उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के दोनों मुख्यमंत्री आपस में बैठे और आपस की जो परिसंपत्तियां हैं उनको उनके आपस में जो बंटवारे का एक लंबे समय से जो काम लटका हुआ था, उसको एक तरह से एक आगे गति देने का काम, उस बंटवारे के काम को मतलब उसको एक तरह से अंजाम तक पहुंचाने का काम दोनों सरकारों के द्वारा किया गया। और अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया गया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 25% जो हम लोग बिजली दे रहे हैं अन्यत्र स्टेट्स को, तो उसमें 25% का जो एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड को दिलवाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया। और मैं सोचता हूं कि हम लोग एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में जो ऊर्जा प्रदेश मुस्कान जी आपने कहा है, तो ऊर्जा प्रदेश का जो हमारा एक संकल्प है उसको भी हम बहुत तेजी के साथ अचीव करने जा रहे हैं। और हम केवल बिजली की आपूर्ति अपने प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों को हम सरप्लस बिजली बेचेंगे और उत्तराखंड की आय का एक बड़ा स्रोत और ये साधन के रूप में हम इसको डेवलप करने फौरन आपके पास। राजेंद्र शाह जी, आपका सवाल था बिजली को लेकर जिस पर जवाब दिया संजीव वर्मा जी ने, संतुष्ट हैं आप उनके जवाब से? नहीं, देखिए सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश और जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो ये तो केंद्र की योजना थी, 90-10 की योजना थी, और तब उत्तराखंड नहीं बना था। तो अब उत्तराखंड बन गया है, पैसा केंद्र ने लगाया है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन का वादा आपने उत्तराखंड के साथ कर रखा है। तो मेरा ये कहना है कि
और कोर्ट ने भी कहा है मुस्कान जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। तो अब आप ये देखिए ना, हम तो आग्रह की भाषा ही कर सकते हैं, हम तो आग्रह ही कह सकते हैं कि भाई आप अगर कहीं चाहें तो कांग्रेस के जो विधायकगण है उनको भी ले जाइए, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है उनको भी दिल्ली ले जाइए, लेकिन ये हमारा हक है। और जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी, तो क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताइए ना। अब आपको अगर अपनी सरकार के अंदर भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है डबल इंजन का वादा करने के बाद भी, तो ये बड़ा दुखद विषय है। 2014 से लेकर 2022 आ गया है, उस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। 2001 की पहली अंतरिम सरकार आपकी बनी थी, 1.5 साल आपकी सरकार रही, अब भी आप इतने हैं। और मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि अलकनंदा का वो खंडरा आपने दे दिया, उसके बगल में बेशकीमत जमीन खरीद कर आपने वहां पर भागीरथी बना दिया, मतलब वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड को मुंह चिढ़ा रहा है। तो ऐसे ही अगर फैसला अगर परिसंपत्तियों में होगा तो ये परिसंपत्तियों में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के साथ सीधे सीधे सौतेला व्यवहार करने जैसा है। क्योंकि आपने 2001 में भी जब 26 संशोधन हुए थे, उस समय भी देखिए एक बहुत बड़ा आपने ऐसा सेटबैक उत्तराखंड को लगाया था कि 6 राज्यों का जलबोर्ड आपने बना दिया। गंगोत्री, यमुनोत्री, भागीरथी, सरस्वती, अलकनंदा, काली नदी, धौली नदी, उत्तराखंड से नदियां जाएंगी और अब हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश मतलब वो निर्णय लेंगे कि कितना पानी किसको देना है, कितना पानी हमें उत्तराखंड में रहने देना है। ये क्या है, मतलब उत्तराखंड के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी संजय वर्मा जी से। उससे पहले त्रिकाल साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, इसी सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया बिजली प्रदेश को लेकर। त्रिकाल साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी हेलो जी त्रिकाल साहब, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। ऐसा है जैसे अभी राजेंद्र शाह जी ने कहा कि ये पुरानी योजना है, अलकनंदा हो गया या भागीरथ हो गया, ये हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। अलकनंदा का जब बंटवारा होना था तब तो 30 साल से झगड़ा चल रहा था, तो वो झगड़ा अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी जैसे आए तो उन्होंने गांधी जी से बात करकर वो एक ही बात निष्ठा किया कि अलकनंदा जो है वो उत्तराखंड की संपत्ति है, उसमें हमारा कोई दखल अंदाज नहीं है। नंबर दूसरी बात की अभी आपने बिजली की जो बात की, बिजली के अंदर जो इलेक्ट्रिशियन है इसकी जो भागीदारी थी, ये यूपी सरकार की भागीदारी कंपनी के साथ थी। उस कंपनी ने पूरी बैंक को बनाया, जिसके विरोध में हमारे सुंदरलाल साहब कंसर्न में भी बैठे और फिर उनका कंसर्न के साथ समझौता हो गया। सब चीजें जो होती गई उसी काम चलता रहा। उत्तराखंड बने हुए 22 साल होने वाले हैं, 22 साल हो गए लगभग, नवंबर में 22 साल हो जाएंगे, 22 साल हो गए। उससे समझौता अभी तक नहीं हो पाया, ना कांग्रेस कर पाई, ना ही आज साल से भाजपा सरकार कर पाई, क्योंकि दोनों आपस में तालमेल है। ये समझौता एक एग्रीमेंट में लंबा था, चौड़ा था, जिसके लिए 25% की बिजली मांग रहे हैं। ये 25% बिजली के आने में उनको टाइम लगेगा, क्योंकि समझौते का टाइम हम डिस्कस नहीं कर रहे, किसी को बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ा अमाउंट हमारा जमीन के लिए आ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से तमाम उत्तराखंड जो है, देवभूमि जो है वो कर्ज में डूबी है, उसको लेकर फिजूल खर्ची पर अब धामी सरकार का फैसला आया है। और उन्होंने कहा कि सभी जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे वो सीएम ऑफिस कैंप में आयोजित किए जाएंगे ताकि बाहर का खर्चा ना हो। इसी के तर्ज पर कई अहम फैसले हैं जिन पर बातचीत इस समय हो रही है कि कई ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिससे उत्तराखंड में फिजूल खर्ची जो है उसको कम किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। और फिजूल खर्ची को कम करने के साथ ही उत्तराखंड पर जो कर्ज है, लगभग 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज उत्तराखंड पर है, उस कर्ज को चुकाकर वो कर्ज भी कम किया जा सकता है ताकि विकास के आयाम
स्थापित किया जा सके और विकास की ओर और ज़्यादा अच्छे से उत्तराखंड जो है वो अग्रसर हो सके। लेकिन इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस पर सरकार कई अहम फैसले ले सकती है, जिस पर संजीव वर्मा जी तमाम जानकारी दे रहे हैं। हेलो, चलिए त्रिखा साहब अपनी बात पूरी करें। हेलो, जी हाँ जी, त्रिखा साहब आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, जी अपनी बात पूरी करें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज के मुद्दे को हमें उठाना चाहिए, जिससे हमें बड़ा फायदा हो सकता है, उस मुद्दे को न विपक्ष उठाना चाहता है, न रूलिंग सरकार उठाना चाहती है। न्याय कानून की दबाव भी इस बात के लिए उठाना चाहती है कि ये फैसला तुरंत कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है, ठीक है, मैं माफी के साथ आपको त्रिखा साहब रोकना चाहूंगी, फौरन लौट रहा हूं आपके पास। संजीव वर्मा जी, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस थोड़ी ज्यादा आ रही है, कृपया उस पर ध्यान दें। त्रिखा साहब। चलिए ठीक है, संजय वर्मा जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी अब मिल रही है मुस्कान जी, तो जी बताएं। आपकी तरफ से डिस्टरबेंस सर थोड़ी ज्यादा है, उसको प्लीज कंट्रोल करें, उसके बाद अपनी बात रखें। त्रिखा साहब भी यही बात कर रहे हैं कि ऊर्जा प्रदेश जो है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऊर्जा के जो आयाम हैं वो स्थापित करने चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड वासियों को तो कम से कम बेहतर मिले ऊर्जा। मुझसे प्रश्न किया आपने जी मुस्कान जी, देखिए अभी जैसे सरकार लगातार जितनी भी हमारी पनबिजली परियोजनाएं हैं उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। जैसे लखवाड़ में बिजली परियोजना जो पिछले 14 सालों से लंबित थी, उसके ऊपर सरकार ने एक बड़ा पॉजिटिव कदम उठाया है और उसको आरंभ करने का काम किया है, जिससे हम न केवल उत्तराखंड की जितनी भी बिजली की हमारी डिमांड है उसको हम पूरा कर पाएंगे, बल्कि अन्य 5 स्टेट्स को हम सरप्लस बिजली बेचने की स्थिति में होंगे। साथ ही कुछ और जो छोटी छोटी बिजली परियोजनाएं हैं उनके ऊपर भी सरकार ने काम करना आरंभ कर दिया है। तमाम जितनी भी एनओसीज वगैरह हैं वो सब सरकार को मिल चुकी है और सरकार बहुत तेजी के साथ उन परियोजनाओं पर उनको आरंभ करने के लिए उनके जो भी कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है उसको सरकार के द्वारा आरंभ कर दिया गया है। और जिस तरह से हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही है। सोलर एनर्जी के रूप में हम वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, जिससे हम आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे। हमारी जो बिजली की डिमांड है उसको भी हम लोग फुलफिल कर पाने की स्थिति में होंगे और साथ ही जो आर्थिक रूप से उत्तराखंड को सुदृढ़ होना चाहिए उस स्थिति में भी उस क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र शाह जी, बिजली पर बातचीत हो रही है। संजय वर्मा जी ने फिर से आप ही के सवाल का जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि संतुष्ट जवाब नहीं है वो। इसी के साथ साथ मैं एक जवाब और चाहूंगी आपसे। जब भी बीजेपी से बात की जाती है या किसी भी सरकार से बात की जाती है, वो तो तब वो ये कहते हैं कि अगर हम वन विधायक वन पेंशन की अगर बात करें तो बाकी के जो विधायक हैं वो इस पर नहीं मानेंगे, विपक्षी दल के जो विधायक है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, वन रैंक वन पेंशन जो है वो तो मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए, एक विधायक एक पेंशन। देखिए मुस्कान जी, जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित होते हैं सरकार के, सारे बिल वगैरह, अभी भी विधानसभा चली थी, तो जिस तरह से सरकार जो है विपक्ष बाहर निकल जाता है, उसके बावजूद भी अपना सर्वसम्मति से पूर्ण बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं, तो इस तरह से ये भी प्रस्ताव पारित कर दिया जाए ना, करता है विपक्ष क्या करेगा भाई? विपक्ष का अगर आप ये कहें कि विपक्ष
सहयोग नहीं कर रहा, तो जैसे और प्रस्ताव पारित होते हैं सर्वसम्मति से आप रखिए और प्रस्ताव पारित कर दीजिए। कौन विधायक नहीं होगा, कौन उसका बहिष्कार करेगा? लेकिन आप रखिए ना। अब आप उस तरह से ना कीजिए जिस तरह से पहले आपने, जैसे 1 मिनट में अब अपनी बात कर लूं, जैसे आपने पहले किया कि कांग्रेस तो कह रही है कि भाई आप जो है लोकपाल विधेयक लाओ, आप लोकपाल विधेयक ले आए, कांग्रेस कह रही है लोकपाल विधेयक को पास करो, आप कह रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है मुस्कान जी, ये देश के जो एक हिंदुस्तान की सत्ता में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी दल जो है वो कह रहा है कि नहीं कमेटी को दे दिया जाए। ये पहली बार हुआ है, नहीं होता नहीं है। ज्यादातर जो है विपक्ष कहता है कि नहीं इसके लिए कमेटी बना दीजिए कमेटी, लेकिन यहां उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ताधारी दल ने कहा कि नहीं इसके लिए कमेटी बना के इसको कमेटी को दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपने कहा था कि पहली सरकार का गठन होते ही तत्काल प्रभाव से लोकपाल का गठन हो जाएगा, तो भैया लोकपाल क्यों नहीं गठन हो पा रहा है, क्या वजह है? तो इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। सच्चे साफ फैसले हों, और अगर आप अच्छे फैसले लेते हैं तो जनता देखेगी निश्चित तौर पर। विपक्ष को समर्थन करना पड़ेगा, विपक्ष की मजबूरी है, क्यों नहीं समर्थन करेंगे भाई? लेकिन आप लाए तो सही, विधानसभा में प्रस्ताव तो सत्ताधारी दल लाएगा, धामी जी करें पहल। संजय वर्मा जी। हाँ, मुस्कान जी देखिए, जिस तरह से मेरे बड़े भाई राजेंद्र शाह जी ने एक बात कही कि आप कोई भी प्रस्ताव लाइए, कोई भी बात करिए और बिना विपक्ष की सहमति से, बिना विपक्ष को बताए आप उसके ऊपर कोई भी फैसला ले लें, तो कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सड़क पे कुछ बोलते हैं, सदन में कुछ बोलते हैं। नहीं संजय वर्मा जी, उनका आप गलत मतलब ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप एक बार सदन में लेकर तो आइए, ये प्रस्ताव रखिए, अगर कांग्रेस को या विपक्षी विधायकों को कोई भी दिक्कत होगी तो बात तो सहमति से होगी ना, वहाँ पर बातचीत होगी। आप एक बार सदन पर लेकर तो आइए, सदन के पटल पर रखिए। ऐसा कोई मैं एज ए संगठन के नाते एक कदम और आगे बढ़कर कह रहा हूँ कि आप प्रस्ताव रखिए और पास कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है बताओ? ये तो है नहीं उसमें वोटिंग हो रही है, कोई कांग्रेस के विधायक वोट डालेंगे उसमें की वोटिंग हो रही है। चलो जी, आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप प्रस्ताव पारित कर दीजिए, लागू कर दीजिए, बात खत्म। मुस्कान जी, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी जो मित्रता के संबंध में उठाए गए कई सारे कदमों के साथ साथ इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया कि जितने भी विधायकों के, मंत्रियों के भत्ते हैं उनमें कमी की जाए और साथ ही जो पेंशन भत्ते हैं उनमें भी कमी की जाए। तो एक तरह से उन्होंने पहले ही इस तरह के निर्देश वित्त विभाग को दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो लोग रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद उन कर्मचारी और अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति दे दी जाती है, इससे भी सरकार के ऊपर एक खर्च का एक अनावश्यक बोझ पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो पुनर्नियुक्ति वाला मामला है उसमें भी सरकार कदम उठाए और पुनर्नियुक्ति वाला ये इस तरह की पुनर्नियुक्ति ना हो। तो ये कई सारे बड़े एक क्रांतिकारी कदम है जिसे हम लोग मित्रता। संजय वर्मा जी, एक विधायक एक पेंशन पर तो बात रख दीजिए। राजेंद्र शाह जी कह रहे हैं कि सब वो संगठन महामंत्री होने के नाते वो कह रहे हैं एक कदम आगे अगर कि आप प्रस्ताव रखिए और पारित कर दीजिए। उनका ये कहना है, वो छोड़ने को तैयार है, अगर उनके विधायक दोबारा बने तो वो बाकी सारी पेंशन छोड़ने को तैयार है। मुस्कान जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, सरकार का स्पष्ट मत है कि हमारे ऊपर जो भी अनावश्यक बोझ पड़ रहे हैं, चाहे पेंशन के हैं, चाहे एक व्यक्ति को कई विभागों की पेंशन मिल रही है, तो ऐसे में बिल्कुल छोड़ना चाहिए। और इस पहल में सब वो आपको कह रहे हैं सर, आप प्रस्ताव लाइए। नहीं, सरकार लाएगी, सरकार लाएगी। यदि उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड में पैसे की इससे एक बड़ी बचत होती है, तो सरकार इसमें कहीं भी कोताही बरतने वाली नहीं है। सरकार
सर देखिए, ये काम तो पूरे मंत्रिमंडल का है और कैबिनेट का है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करता हूँ कि एक मित्रता के नाते इस तरह का कदम सराहनीय है और होना चाहिए। ठीक है, होना तो चाहिए, लेकिन कब होगा इस पर इंतजार सबको रहेगा। त्रिखा साहब, आपसे एक बात समझना चाहूंगी। देखिए, विधायकों का हर साल जो हर महीने जो है वो हर साल लगभग उनकी जो भत्ता है वो बढ़ता है, उनकी सैलरी बढ़ती है, डीए बढ़ता है। इस पर सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ आता है। अगर इस बोझ को कम कर दिया जाए और उनका भत्ता जो होता है वो पूरे 5 साल के लिए एक ही रखा जाए, भत्ता ना बढ़ाया जाए, और उसी के साथ साथ एक विधायक एक पेंशन रख दी जाए, तो सरकार पर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बोझ कम होगा। मुस्कान जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बातें हमें बड़ी अच्छी भी लग रही है और हो भी रही है, लेकिन जरूरत ये विधायक बात कराएंगे ना कैबिनेट के अंदर या सचिवालय के अंदर या सत्र चलेगा उसके अंदर सबसे पहले विरोधी लोग पहले खड़े हो जाएंगे। आज वो सत्र के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए बोल रहे हैं, कल को इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए बोलेंगे। आ रही संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ। अगर इनको इतनी फिक्र है तो सबसे पहले कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो अनाउंस कर देना, भत्ता नहीं लेंगे। आ रही हूँ संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ। संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ आपके पास। मैं माननीय त्रिखा जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हो गए आपसे, उन्होंने कहा काफी देर तक पहले गए। आप इसमें सहमत नहीं हुआ कि राजेंद्र शाह पहले महामंत्री कह रहा है कि ये सरकार का दायित्व सरकार लाए। त्रिखा जी भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन त्रिखा जी से मेरा एक निवेदन है कि ये सरकार को लाना है, और सरकार इस समय पूरी बहुमत में है। सरकार कोई भी प्रस्ताव विधानसभा में पारित करवा सकती है, और मेरा ये कहना है कि वो प्रस्ताव लाए और पारित कर दे। क्या करेंगे कांग्रेस के बजाय? विपक्ष को भी तो सहयोग करना चाहिए ना। निश्चित है, जब सहयोग करेंगे तो नहीं करेंगे तो जनता के अदालत में जाएंगे। वर्मा जी, सहयोग तो तभी करेंगे ना जब वहाँ पर कोई चीज पकड़ पे रखेंगे। जब पकड़ पे कोई चीज ही नहीं रखी तो सहयोग किस लिए किया जाएगा? और ये बात सही है कि ये बात भी सही है कि जब पकड़ पे नहीं रखा जाएगा तो सहयोग कौन करेगा? सहयोग चाहिए तो आपको पहल तो सरकार को करनी पड़ेगी ना। सरकार पहल करेगी तभी तो कोई सपोर्ट करेगा, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई दूसरा हो। जब सामान ही नहीं रखा हुआ तो क्या करेंगे आप? त्रिखा जी, मेरा मेरा त्रिखा जी से एक निवेदन है, और वर्मा जी मेरा आपसे भी निवेदन है कि देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार में आप प्रस्ताव लाते हैं और एक बार कांग्रेस विधायक दल के लोगों से बात करते हुए हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं, समर्थन करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप पास कर दीजिए। जनता के सामने जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे, सारे चिन्हित हो जाएंगे कि कौन उत्तराखंड के हित की बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कर्ज से उबारना चाहता है और कौन कर्ज में डुबाना चाहता है। तो ये भी हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? उत्तराखंड के लोग निर्णय लेंगे फिर उसके बाद। संजीव वर्मा जी, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा आपने इस पर। वर्मा जी कहिए कि पहले विधानसभा सत्र शुरू होगा उसी में रख दीजिए। सरकार को सबसे अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। सरकार जब अगला कदम नहीं बढ़ाएगी तो विपक्ष कैसे सपोर्ट करेगा आपको? ठीक है त्रिखा साहब, ठीक है त्रिखा साहब। संजीव वर्मा जी जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया रखिए, उसके बाद अगले मुद्दे पर शुरुआत करेंगे। जी देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी पहल करने जा रही है, और अब गेंद उसके बाद जाती है विपक्ष के पाले में। तो विपक्ष को राजेंद्र शाह जी तो कह रहे हैं, संजीव वर्मा जी, राजेंद्र शाह जी कह रहे हैं कि अभी जो सत्र आएगा पहले सत्र में आप ये प्रस्ताव रख दीजिए और हम इसका समर्थन कर रहे हैं, आप रख दीजिए प्रस्ताव, वो कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार हर उसमें पहल करनी चाहती है, और सरकार अपनी तरफ से उत्तराखंड के हित में जो भी काम है उन सभी कामों के लिए सरकार एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी तरफ से पहल करेगी, और अपने जितने भी विपक्षी दल हैं उन सभी को भी उसमें उत्तराखंड के हितों का ध्यान रखते हुए उसमें एक सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए त्रिखा साहब, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी उत्तराखंड में लोकपाल जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं राजेंद्र शाह जी, उसके बारे में। इसके बारे में
लोकपाल लोकपाल के बारे में। जी, हेलो मैडम, आपका सवाल नहीं समझा। त्रिखा साहब, अगर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, राजेंद्र शाह जी ने भी ये मुद्दा उठाया लोकपाल लोकायुक्त का, अगर बना दिया जाए, उत्तराखंड में अभी तक नहीं है, अगर बना दिया जाए तो बहुत ज्यादा सहूलियत इससे भी हो जाएगी, जो बाकी के जो मंत्री विधायक हैं उनको काफी सहूलियतें हो जाएंगी। लोकपाल के लिए बातें उठी थी कि लोकपाल बनाया जाए, लोकपाल किया जाए, लेकिन सभी से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। खंडूरी जी ने ये बात उठाई थी कि हमें जल्दी बन जाएगा, तभी भी नहीं बना। अब सुरेंद्र सरकार, रावत जी की सरकार ने भी यही बात उठी थी, लेकिन अब हमारे स्वामी जी आए हैं। अगर इस चीज को लोकपाल को बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, जनता का भी फायदा होगा और ब्यूरोक्रेट को भी फायदा होगा, उनको भी सबको फायदा होगा। उससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है त्रिखा साहब। राजेंद्र शाह जी, देखिए मुस्कान जी, उससे जो ईमानदार अधिकारी है, ईमानदार नेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बेईमान है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, बेईमानों का पर्दाफाश होगा। और ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीरो टॉलरेंस की सरकार, जीरो टॉलरेंस तो अपने आप हो जाएगा। जब लोकपाल का गठन हो जाएगा तो लोकपाल की अदालत में, और जब एक नेता को, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है आपके चैनल के माध्यम से, एक नेता जो भ्रष्ट है, अगर वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा तो ये समझिए कि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सबूत मिलेंगे, 3 साल की अगर उसे सजा हो जाएगी, जिंदगी में वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो दूसरा नेता क्यों ऐसा काम करेगा? संजय वर्मा जी। सर तिरखा जी ब्यूरोक्रेट भी देखिए ना, एक यादव आपके सामने भी चल रहा है प्रकरण, ऐसे बहुत से यादव हैं उत्तराखंड में। ठीक है, संजय वर्मा जी। जी मुस्कान जी, देखिए हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है और कोई भी छोटा नहीं, सरकार काम कर रही है उसकी तो सभी सराहना कर रहे हैं ना। आप देखिए ये जो फैसला आया उसकी कांग्रेस ने भी सराहना की। कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा है इस फैसले को लेकर, ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, सराहना है आपकी। लेकिन लोकपाल का गठन कब होगा? मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम जी। मुस्कान जी, देखिए मैंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है और कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी अन्य व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी प्रकार की अनियमितता करता है, कोई भी भ्रष्टाचार करता है, तो उसके लिए कोई भी हिला हवाली करने के मूड में सरकार कतई नहीं है। और कोई भी भ्रष्टाचार कहीं पे भी पाया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाएगी। अभी हाल ही में जो एक IAS यादव, जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही द्वारा किया गया है। और इस तरह का कोई भी कृत्य कोई भी व्यक्ति करता है, वो छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कानून सामने किसी का भी वो नहीं किया जाएगा और सबको, जो भी दोषी पाया जाता है उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। राजेंद्र शाह जी आ रहे हैं। वर्मा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी धामी जी की 100 दिन की सरकार के अंदर हम कम से कम 150 विभागों के 150 विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर कर चुके हैं। क्या आप ये बताएंगे कि ये 150 ट्रांसफर जो है ये 0 पॉइंट पे हुए हैं या किसी और वजह से हुए हैं, ये बता सकते हैं? त्रिखा जी देखिए, आप ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं और इसकी पीछे मंशा क्या है? नहीं, आरोप नहीं वर्मा साहब, सवाल पूछा आपसे, आप जवाब दे दें। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये एक त्रिखा साहब, पूछ रहा हूँ। हाँ त्रिखा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जल्द से जवाब दे दें वर्मा साहब, समय समाप्त हो रहा है। हाँ, एक नॉर्मल रूटीन के सभी ट्रांसफर होते हैं और हमारी सरकार ने जो पहली बार इस तरह का ये हुआ है कि जो एक ही स्टेशन पे 5 साल से अधिक समय से जो कर्मचारी
कर्मचारी अधिकारी जमे हुए थे, उन सभी लोगों को उस स्टेशन से अन्यत्र दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफर करने का हमारी सरकार के द्वारा काम किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का एक तरह से ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से अपनाते हुए हमारी सरकार ने इस तरह का काम किया है। और मैं सोचता हूँ ठीक है वर्मा साहब, के लिए, ठीक है, सरकार के लिए और जनता के लिए बहुत अच्छा कदम है। ठीक है। राजेंद्र शाह जी कुछ कहना चाह रहे थे। शाह साहब आखिरी कमेंट आपका। मैं मुस्कान जी ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात वर्मा जी ने कही है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपने कहा कि यादव जी पे कार्रवाई है। मेरा एक सवाल है वर्मा जी कि पिछले दिनों एक जो भूमाफिया तोमर थे, उस जमीन प्रकरण में उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस का सीधी परिवार की भागीदारी, किसी के पिताजी इन्वॉल्व है जमीन में, किसी की मां इन्वॉल्व है, किसी का ससुर इन्वॉल्व है, 2 आईएएस और 1 आईपीएस। वो मामला ठंडा हो गया, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई उत्तराखंड की तरफ से। क्या बात? ठीक है शाह साहब, आपके सवाल का जवाब मैं ले नहीं पाऊंगी, ये समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में अब सरकार जो है वो फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की कोशिश में है, लेकिन शुरुआत हुई है। अब आगे देखना होगा कि जो मुद्दों पर चर्चा हुई है, चाहे वो विधायकों की पेंशन हो या फिर मंत्रियों को अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग गाड़ियों का जिक्र हो, इन तमाम चीजों पर सरकार कब तक काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।